अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग एजुकेशन 510 का टॉपिक नंबर 58 करें। टॉपिक नंबर 58 है जी टाइप ऑफ असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। टॉपिक 57 पे हम देख चुके थे डेफिनेशंस क्या थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है। उसी चीज़ को हम फर्दर आगे अगर शुरू करें तो हम देखेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के मकासद क्या हैं। अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक किस्म की फीडबैक होती है जिसे यूज़ किया जाता है टीचर के थ्रू भी। टीचर भी उसे यूज़ कर रही होती है, स्टूडेंट भी यूज़ कर रहा होता है। अगर हम प्रॉपर वर्डिंग में बात करें तो हम कहेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टूडेंट लर्निंग को मॉनिटर करने के एक प्रोसेस को कहते हैं, जिसके नतीजे में जो फीडबैक दी जाती है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए हेल्पफुल होती है। अगर मैं इंस्ट्रक्टर की बात करती हूँ या आपके टीचर की बात करती हूँ तो वो जब देखेगा ना आपकी मॉनिटर करेगा आपकी लर्निंग को, यानी स्टूडेंट की लर्निंग को मॉनिटर करेगा, तो वो देखेगा कि कितनी चीज़ें बच्चों को समझ आई हैं। जो चीज़ें नहीं आई वो उन पर काम करेगा, वो अपने टीचिंग मेथड को बेहतरीन करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो है वो इन फीडबैक से जो टीचर उन्हें प्रोवाइड कर रहा होता है थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो वो अपनी इम्प्रूव कर सकता है लर्निंग अचीवमेंट को, अपने मार्क्स को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ला सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की हेल्प से ना स्टूडेंट जो होता है वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को देखता है। उसे पता चलता है कि वो उसके अंदर क्या पावर्स हैं और किन कमात पर वीक है। अब जब उसे पता चल जाता है कि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर वीक है तो वो उस पर टारगेट करेगा, यानी कि उस पर काम करेगा और उसे इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर हम समेटिव असेसमेंट की बात करें ना, ये होता है टू एवेल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। समेटिव असेसमेंट आपके क्लास टेस्ट होते हैं, सॉरी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं वो आपकी क्लास टेस्ट होते हैं। बहुत अगर मैं आसान कर दूं तो समेटिव असेसमेंट को हम आपके फाइनल टर्म्स एग्जाम कह रहे होते हैं, यानी कि आपके सेमेस्टर के एंड पे जो एग्जाम हो रहे होते हैं ना उन्हें मॉनिटर करना, उन पे हेल्प करना, वो हमारी समेटिव असेसमेंट के अंदर आ रहा होता है। इस असेसमेंट में ना टीचर एक गोल सेट करती है, एक मार्क्स सेट करती है, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बन रही होती है। आपके मार्क्स को कंपेयर किया जाता है उन बेंच मार्क्स से, उन सेट करदा मार्क्स से। ये हाई पॉइंट वैल्यू कहलाती हैं जी, जिन चीज़ों को हम स्ट्राइक कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम समेटिव असेसमेंट की देखें तो मिड टर्म एग्जाम्पल आपके पास आ गई, मिड टर्म एग्जाम आ गए, फाइनल प्रोजेक्ट्स आ गए, पेपर्स आ गए, सीनियर रेजिस्टर हो गए। मतलब यूँ समझ लें कि आपके एंड ऑफ सेमेस्टर या एंड ऑफ टॉपिक या एंड ऑफ लेक्चर जो आपके पास आ रहे होते हैं ना, मिड टर्म एग्जाम, यानी कि आप लोगों ने हाफ सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, तो उसके एंड पे जो आपका टेस्ट दिया, उसके जो नतीजा आपके पास आया, टीचर ने उसे असेस किया, उस सारे को हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसके बाद टॉपिक 59 है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हम उसे स्किप कर देते हैं। टॉपिक 60, टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स या टेस्ट इन मैथमेटिक्स। अब जब हम टेस्ट की बात करते हैं ना, टेस्ट क्या है? वो चेक करने का एक प्रोसेस है, नॉलेज को, कंप्रीहेंशंस को चेक करने का एक तरीका है जिसे हम टेस्ट कहते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग यूज किए जाते हैं अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव। फिर अगर हम बात करें इनका क्राइटेरिया की, मेजरिंग टेस्ट के क्राइटेरिया की, तो ये वैलिडिटी एबिलिटी मतलब यूज कर लेते हैं। यूँ समझ लें कि वैलिडिटी एबिलिटी टू मेजर फॉर विच इट वाज इंटेंडेड, यानी कि ये टेस्ट बेसिकली उसी के बारे में हो रहा है जो टीचर आपसे क्वेश्चन कर रही होती है, आपने जो सीखा है उसी के अकॉर्डिंग बात की जा रही होती है। स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, वो हाजिर दिमाग रहते हैं। ये नहीं कि टीचर क्लास में क्विज कर रही है ना। अब इसकी बेहतरीन जो एग्जांपल थी ना मेजरिंग टेस्ट की, ड्यूरिंग ए लेक्चर या लेक्चर के अख्ताम पर टीचर आपसे जो क्वेश्चन आंसर करती है ना, वो इस टेस्ट के अंदर आते हैं। अब इसमें होता क्या है, स्टूडेंट कॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या पढ़ा था। मोटिवेट किया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो एफर्ट करें, वो जेन्युइन एफर्ट पुट करें अपनी। ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं।
टॉपिक 61 है जी टाइप ऑफ टेस्ट इन मैथमेटिक। टाइप्स अगर हम बात करें, आपके पास क्वेश्चन आता है जी टाइप ऑफ टेस्ट इन मैथमेटिक दें, तो आप जी जो बताएंगे ना, सबसे पहले तो आप 4-5 आपको याद होने चाहिए टेस्ट क्या है, क्योंकि आप लोग आसानी से लिख सकते हो। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो गए। अब इसमें डायग्नोज और होता है, टेस्ट को डायग्नोज किया जाता है, स्टूडेंट को पता होता है कि क्या आना है और क्या नहीं। फॉर्मेटिव टेस्टिंग हो गई। ये जो स्टूडेंट जो होते हैं ना, लर्निंग मतलब लेसन के दरमियान जो टेस्ट हो रहे होते हैं वो फॉर्मेटिव टेस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ही बेंचमार्क टेस्टिंग हो गए। यूनिट ऑफ कंटेंट के बारे में बात की जा रही होती है। मास्टर मतलब यूँ समझ लें कि क्वेश्चंस आपके बार बार बेंचमार्क टेस्टिंग के अंदर हो रहे होते हैं, जिससे आप अबूर हासिल कर रहे होते हैं अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर। समेटिव टेस्टिंग हो गई, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग हो गई, इंटरनल टेस्ट हो गए, एक्सटर्नल टेस्ट हो गया। अब जब एक्सटर्नल टेस्ट की बात करते हैं तो ये जो वो टेस्ट है जो कि आउटसाइड बॉडी यानी कि आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग घूम रहे होते हैं, वो आपके सब्जेक्ट से बाहर से आ रहे होते हैं। हम लोग बात करते हैं फेडरल बोर्ड की। अब फेडरल बोर्ड में कॉन्सेप्ट वाइज पेपर्स चल रहे होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट वाइज पेपर हो रहे होते हैं ना, दैट इज एक्चुअली एक्सटर्नल टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये राइट और रॉन्ग क्वेश्चन चल रहे होते हैं, यानी एमसीक्यूज हो रहे होते हैं। सब्जेक्टिव में हम लॉन्ग क्वेश्चंस ले रहे होते हैं। कम्बिनेशन टेस्ट यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट दोनों हो रहे होते हैं। टॉपिक 62 है जी एग्जाम्पल ही अभी हम देख रहे हैं टेस्ट की। तो अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं ना, तो ये एडमिशन टेस्ट हो गया। यानी आपको पता है टीचर क्या क्वेश्चन करेगी, तो ये आपके एडमिशन में हो रहा होता है, छोटे बच्चों को पता होता है कि क्या होगा। फॉर्मेटिव टेस्ट सिंगल लेसन क्विज हो गया। बेंचमार्क में ई कैट और एम कैट आ गया। समेटिव टेस्ट में आपके पास फाइनल टर्म आ गए, मिड टर्म आ गया, प्रोफेंसी टेस्ट हमारे पास हो गया, इंटरनल टेस्ट हो गया। इनकी बाकी आपको सिंपल 3 की आपको एग्जाम्पल्स बिल्कुल याद होनी चाहिए। मैं अगर आपको कहूँ तो आप एडमिशन टेस्ट, सिंगल लेसन टेस्ट और फाइनल टेस्ट, बस ये याद रख लें, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद जी हम देखते हैं टॉपिक 63, द एग्जामिनेशन एंड ट्रेडिशनल। अब पेपर बेस्ड मोड होता है असेसमेंट। मतलब अगर हम बात करें ना बहुत आसान करके, ट्रेडिशनल के अंदर कैसे टेस्ट होते हैं, आपको एक पेपर बोर्ड दे दिया जाता है, सॉरी बोर्ड में कह जाती हूँ, पेपर बेस्ड टेस्ट होता है आपके पास। क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, आंसर शीट आपको प्रोवाइड की जाती है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे होते हो, उस पर लिख रहे होते हो। ये ट्रेडिशनल वे था, एग्जामिनेशन सेंटर में जा कर रहे होते हो। इसके बाद ही हम बात करते हैं टाइप्स एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स की ना। तो आपके पास सिंपल आप 3 याद रखो, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन। काफ़ी हैं आपके लिए, पेपर में आपको इतने लेंथ ही नहीं आ रहे होते। टॉपिक 64 है जी इंस्ट्रक्शन। अभी हम इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं मैथमेटिक असेसमेंट की। अब आपको बताया जा रहा है कि आप टेस्ट अगर क्रिएट करें ना एज अ टीचर, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपको बैलेंस होना चाहिए, उसमें हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके जो अंदर क्वेश्चन पेपर जो है वो सिक्योर्ड हो इन ऑल एस्पेक्ट्स। उसके क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो लेवल पे हों, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। 75% आप पेपर ए को दें यानी अलजबरा को दे दें, 75% आप पेपर बी यानी ज्योमेट्री को दे दें। तो ये एक पूरा प्रोसेस है बेहतरीन पेपर के लिए। देखें आप यहाँ पे आपको प्रॉपर एक टेबल बना के दे दिया गया। अगर आपके पास टेबल आता है, आपने दो उसमें ब्लॉक्स बनाने हैं, कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन और वेटेज यानी मार्क्स, इजी, एवरेज और डिफ़िकल्टी। इजी आप 15% दें ताकि बच्चे आसानी से पास हो सकें। एवरेज जो है वो 70% कर दें, जो ज़्यादा बेहतरीन स्टूडेंट हैं वो 70% से अबव ले लेंगे। डिफ़िकल्टी जो है वो 15% यानी जो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं वो उसमें आप 15% दे दें, तो ये एक आपके पास बेहतरीन पेपर बन जाता है। इसके बाद ये टॉपिक 66 है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट वाइज वेटेज इन मैट्रिक असेसमेंट, मैथमेटिक असेसमेंट। टॉपिक असाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एज एंड लेवल ऑफ चिल्ड्रन, हेल्प इन एकेडमिक प्लानिंग, गाइड एंड टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बस इसके 3 पॉइंट्स आपके जेहन में होने चाहिए, बाकी मार्क्स उसी तरह डिवाइड किए गए। ये मार्क्स की डिवीजन आपके पेपर में नहीं आ रही होती, सो हम इसे कर देते हैं स्किप। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी कहिएगा कि सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें।
टॉपिक 67 है हमारे पास। टॉपिक 67 के अंदर हम क्या देखते हैं, टॉपिक वाइज हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत अगर इजी है तो आप कहेंगे कि देखिए लेवल ऑफ स्टूडेंट, मतलब एज अगर हम चिल्ड्रन की देखें उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स बनाए जाते हैं। ये नहीं होता कि 2 क्लास का स्टूडेंट है तो उसे 8 क्लास के टॉपिक्स पढ़ाए जाएं। तो उसकी जो बुक बनाई जाती है, उसका जो करिकुलम सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज एज। आइस रोलिंग इफेक्ट इसमें यूज हो रहे होते हैं। ग्रेड वाइज वही बात बताई गई कि आपको ग्रेड वाइज टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं करिकुलम के अंदर। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट होती है, टॉपिक वाइज प्लेस होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं मैथ के अंदर। 68 है हमारे पास टॉपिक लेसन प्लानिंग इन मैथमेटिक। अब टीचर जो है ना वो डिटेल डिस्क्रिप्शन देगी कोर्स की कि आज उसने किस चीज़ के बारे में पढ़ाना है। लेसन जो डेवलप टीचर करती है ना वो बच्चों को मुकम्मल गाइड कर देती है। अब इससे होता क्या है, जब टीचर बच्चे को गाइड कर देती है तो बच्चा मेंटली तैयार हो जाता है कि ओके फाइन, आज हम अलजबरा करेंगे तो अलजबरा की इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करेगा, ज्योमेट्री करेंगे तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्लान किया जाए। गुड लेसन प्लान की अगर हम बात करते हैं ना तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कैपेबिलिटीज़ क्या हैं लर्नर की, उसकी नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट कितना है लेसन के अंदर। मतलब इस तरह के टीचर आंखें बंद करके आपको पढ़ाना ना शुरू कर दे। टीचर देखेगी कि ओके बच्चा क्या चाहता है जिसके बारे में वो पढ़ना चाहता है, या वो उसे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए जो वो टीचर प्रोवाइड कर सकती है। अब इस मकसद के लिए ना टीचर करती है प्लानिंग। अब स्टेप्स अगर हम देखें स्टूडेंट के लिए, मतलब स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग के अंदर स्टेटमेंट, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है, पिछली नॉलेज क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था, टीचिंग एड्स क्या हैं, प्रेजेंटेशन प्रोसीजर क्या है। आपको बस पता होना चाहिए कि मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हर चीज़ का पता होना चाहिए एज अ टीचर, और आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो आप बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। टॉपिक 70 हमारे पास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसमें सिंपल हमारे पास था यूनिट ऑफ मटेरियल के बारे में अगर बात की जाए ना सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग, तो ये 2 तरीके से होता है, नॉन ग्रेडेड, नॉन जजमेंटल, नॉन थ्रेटिंग मैनर के अंदर। अगर हम बात करें ना मोटिवेशन की, तो हम स्टूडेंट को तब मोटिवेट कर सकते हैं जब आप उसे टेस्ट दें, क्विज दें जो ग्रेडेड ना हो। अब इससे क्या होगा, देखिए जो ग्रेडेड नहीं है बच्चा इजीली करेगा, वो मोटिवेट होगा, ओके फाइन इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं हो रहे, वो आराम से सुकून से सीख के कर लेगा। नॉट जजमेंटल यानी ग्रेड नहीं है तो जज भी नहीं हो रहा, उसमें थ्रेटिंग मैनर्स नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना कि आपने 6 स्टेप्स बताने हैं लेसन प्लान के, तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। आप सिंपल पॉइंट्स लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मोटिवेशन, थर्ड वन है प्रेजेंटेशन, फोर्थ है आपके पास एप्लीकेशन। अब प्रेजेंटेशन अगर आपको कहा जाता है जी डिफाइन प्रेजेंटेशन, अपने वर्डिंग में आप लिख सकते हो कि प्रेजेंटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके मदद से स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। प्रेजेंटेशन में हम ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं, डिस्कशन हो रही होती हैं, बच्चा अपनी जो चीज़ उसने सीखी वो उसे प्रेजेंट करता है होल क्लास के सामने, शेयर करता है अपने इंफॉर्मेशन को। एप्लीकेशन वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि स्टूडेंट जो होता है ना जिन पर काम करके ना वो मज़ीद अपनी क्लैरिफिकेशन कर रहा होता है, अपनी नॉलेज को मज़ीद बढ़ा रहा होता है। एवल्यूशन आ गया, क्लियर आ गया। अब क्लियर में स्टूडेंट रिफ्लेक्शन हो रही होती है। अब इसमें पता चल रहा होता है कि उसने क्या सीखा, किस तरह उसे अप्लाई करेगा, उस पर किस तरह उसने काम किया, उसने समराइज किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को किया। टॉपिक 71 है आपके पास राइटिंग लेसन प्लान। मुझे उम्मीद है मैं काफ़ी तेज नहीं जा रही हूँ, मैं कोशिश कर तो रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ाऊँ। वो बोलते बोलते एकदम समझ नहीं आता, वो तेज़ हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। डिफरेंट फॉर्मेट आर अवेलेबल इन जापानीज एंड यूएस एजुकेशन सिस्टम।
अब हमें यहाँ बताया गया या आपके MCQs में आ सकता है कि मुख्तलिफ फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं टेम्पलेट लिखने के लिए, यानी कि लेसन प्लान को लिखने के लिए। अब वो किस में प्रेजेंट हैं? जैपनीज़ के अंदर हो सकते हैं, US एजुकेशन सिस्टम के अंदर होते हैं। अगर हम इन फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो ये टाइम सेविंग होते हैं। इसमें हम लिखते क्या हैं? ये जो टेम्पलेट हम बना रहे होते हैं ना, इसमें हम लिखते हैं कि लेसन प्लान है क्या, क्लास को मैनेज कैसे करना है। तो ये सारा प्रोसेस इसमें चल रहा होता है। लेसन प्लान फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन। अब उसमें हम बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, टॉपिक क्या है, कैसे उसे पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव, द स्पेसिफिक टारगेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन इन हैंड, मटीरियल, कौन सा हम AVRs यूज़ करें, ऑडियो वीडियो एयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ द क्लास। प्रोसीजर अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि प्रीवियस नॉलेज क्या था, टीचर को कितनी गिरफ्त है, अबूर हासिल है उस लेक्चर पर, उस टॉपिक पर, वो कौन सा मेथड डिसाइड करिए जिसे यूज़ करके वो क्लास को वो लेक्चर्स प्रोवाइड करेगी। असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ करती है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो वो यूज़ करती है वो शॉर्ट टेस्ट और क्विज के बारे में बात कर रही होती है। समराइजिंग वर्क एम्प्लॉयर में जितने भी आपके पास आएंगे ना, इट्स लाइक क्लोजिंग थिंग। तो आप लोग क्लोज जब करते हो तो आप क्या करते हो? आप समराइज करते हो ना वर्क को। होम असाइनमेंट दी जाती हैं, होमवर्क दिए जाते हैं, कुछ मोटिवेशन स्टेटमेंट्स भी यूज़ की जाती हैं क्लास परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। टॉपिक 72 है जी हमारे पास डिस्क्रिप्शन। अब आपके पास एक मतलब एक क्वेश्चन दिया क्या कि जो आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अब आप लेसन प्लान कर रहे हो तो किस तरह काम करोगे। एक टॉपिक था आपके पास, क्वेश्चन था, फार्मूला था, या यूँ समझ ले एक प्रॉब्लम थी। वो ये था कि जो लेसन कवर बेसिक्स ऑफ सेट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट इफ A is equal to 1 3 5 7 9 and B is equal to 1 4 7 10 prove that। आपने क्या प्रूव करना था? A यूनियन B and A इंटरसेक्शन B। अब इसके लिए आपको क्या मेथड करना है? आप डायरेक्ट लिखोगे वैल्यू A की B की, यूनियन B। आपको पता होना चाहिए यूनियन का मतलब क्या है। आप वो सारे सब सेट्स लिख दो कि जो कि दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, यानी जितने नंबर्स हैं आपने वो सारे काउंट करके लिख देने हैं एज इट इज़, 1 2 3 4 5 सारा सेट्स। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो कॉमन आ रहे होते हैं। अब हम देखेंगे अपने फार्मूला के अंदर कि कॉमन क्या है, तो वो हमारे पास कुछ भी नहीं, तो हम एम्प्टी सेट बना देंगे। तो ये एक हमारे पास एक परफेक्ट सोल्यूशन आ जाता है। अगर आपके पास ये एग्जांपल आती है तो आप आसानी से इसे अब कर सकते हो। वही बात दोबारा दोहराई गई कि असेसमेंट जो होती है क्लास के अंदर, टीचर जो होती है वो जो ज़्यादा असेसमेंट यूज़ करती है वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इन द एंड ऑफ सेशन, इन द एंड ऑफ समझ ले सेमेस्टर, तो वो जो यूज़ हो रहा होता है वो समेटिव असेसमेंट हो रही होती है। अगेन वैसे ही हमारे पास एग्जांपल है इंटरसेक्शन और यूनियन की, तो सारा प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह ही चलेगा। तो हम इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि मैं भी आपको एक बता चुकी हूँ, टाइम टेकिंग चीज़ है ये। वैसे ही अदरवाइज आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई थी। टॉपिक 75 की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। 75 में अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें भी सर्कल ज्योमेट्री के बारे में बात की जा रही है, टेंजेंट टू सर्कल ज्योमेट्री। आई थिंक हम यहाँ पे से करते हैं ख़त्म। 75 हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।